अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम फ़हीम महबूब है। मैं एक एसीसी मेंबर हूँ और एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूँ और एक्सेल टैक्स और सैप की टीचिंग भी करता हूँ। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ कंपनी, कि कंपनी की जो टैक्स लायबिलिटी है साल के एंड पे जब कंपनी ने अपनी रिटर्न फाइल करनी है तो हमने टैक्स लायबिलिटी उसकी कैसे कैलकुलेट करनी है। लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि हाउ टू कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि सेलिंग इंडिविजुअल। उसकी हमने पूरी रिकन्सलेशन देखी कि बैंक को कैसे रिकन्साइल करना है, वेल्थ रिकन्सलेशन कैसे बनानी है, वेल्थ स्टेटमेंट कैसे बनानी है, उसकी कंप्यूटेशन कैसे करनी है। तो आइए इसको एग्जांपल के थ्रू, प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझते हैं। लेकिन उससे पहले, प्रैक्टिकल एग्जांपल से पहले, मैं जो आपको बेसिक एक कॉन्सेप्ट है वो हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने डिफरेंट सेक्शंस में पढ़ा था कि 3 तरह की रजीम है टैक्स में: फाइनल टैक्स, एडजस्टेबल और मिनिमम टैक्स। ठीक है, यानी कि इसको हम इन दोनों को आप ये कह सकते हैं कि एक है और एक है एनटीआर, यानी कि नॉर्मल टैक्स रजीम। ठीक है, फाइनल टैक्स में फाइनल डिस्चार्ज से मतलब ये है कि हमने एक सेक्शन पढ़ा था सेक्शन 148 कि उसमें जो एट द टाइम ऑफ इम्पोर्ट हम टैक्स देते हैं वो क्या है, फाइनल टैक्स है। उसके बाद एक मैं आपको लिस्ट शेयर करूंगा इस क्लास के एंड पे कि कौन कौन सी कंपनीज या कौन कौन से इंडिविजुअल या कौन कौन से जो बिजनेस हैं वो फॉल करते हैं फाइनल टैक्स में, और कौन कौन से मिनिमम में और कौन कौन से एनटीआर में फॉल करते हैं। तो यहाँ पे जो आप आज हम एग्जांपल, जो प्रैक्टिकल हमने एक एग्जांपल सीखनी है उसमें आपने ये रखना है कि कंपनी की रिटर्न हम फाइल करने लगे हैं कि कंपनी, लेकिन कंपनी क्या है, ट्रेडिंग कंपनी है, यानी कि वो मैन्युफैक्चरर नहीं है, मैन्युफैक्चरर बिजनेस नहीं है। तो अभी जो हम रिटर्न सीखेंगे वो जो कैलकुलेशन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखनी है वो क्या है, कंपनी विद ट्रेडिंग बिजनेस, यानी कि कंपनी मैन्युफैक्चरर नहीं है, वो सप्लाई ऑफ गुड्स दे रही है लेकिन मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, यानी कि मिस्टर ए से लेती है, अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करती है और मिस्टर बी को आगे दे देती है। तो उसकी हम रिटर्न सीखेंगे, क्योंकि इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के ऊपर हम आएंगे, फिर हम उसकी रिटर्न सीखेंगे। क्योंकि रिटर्न फाइल करने में नॉर्मली लोगों का एक ही कॉन्सेप्ट है कि जी कंपनी की एक रिटर्न होती है, इंडिविजुअल की एक है, एओपी की एक है। तो ये कॉन्सेप्ट गलत है। तो हमने जो देखना है, हमने रजीम देखनी है कि कौन सी कंपनी किस कंपनी में किस रजीम में फॉल कर रही है, उसके अकॉर्डिंगली हमने उसकी रिटर्न फाइल करनी है। तो आज की रजीम में, आज की क्लास में हम देख रहे हैं फाइनल टैक्स, प्लस हम ये देखें, यानी कि हम आप ज़हन में ये रखें कि हम ट्रेडिंग कंपनी है उसकी रिटर्न फाइल करने लगे। तो ट्रेडिंग कंपनी की रिटर्न जब फाइल करनी है तो क्या होगा कि ट्रेडिंग बिजनेस को कुछ हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि ट्रेडिंग बिजनेस क्या करेगी। फॉर एग्जांपल, ट्रेडिंग कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर 1 मिलियन की सेल की, ये उसकी ड्यूरिंग द ईयर सेल थी। इसके 3 पोर्शन आप बन सकते हैं। लेट से उसकी 2 लाख की सेल थी, वो वाली सेल जो उसने 148 यानी कि इंपोर्ट की और आगे सेल की। कंपनी ट्रेडिंग बिजनेस में इंपोर्टर भी हो सकती है, यानी कि कमर्शियल इंपोर्टर भी हो सकती है वो, यानी कि ट्रेड कर रही है, यानी कि पूरे का पूरा कंप्लीट बिजनेस यूनिट। यानी कि हमने 148 में हमने सीखा था कि या तो कंपनी कंप्लीट बिजनेस यूनिट आएगा या फिर सीकेडी कंप्लीट नॉकडाउन, यानी कि यहाँ पे ला के उसको मैन्युफैक्चर किया, असेंबल किया, फिर सेल किया। यानी कि इसी एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल आपने एक लैपटॉप लिया, बाहर से परचेज किया और उसको लाके यहाँ पे सेल किया, तो वो कंप्लीट बिजनेस यूनिट है। लेकिन अगर लैपटॉप के पार्ट्स आ रहे हैं और यहाँ पे लाके उसको आप असेंबल कर रहे हैं तो वो किस में आएगा, कंप्लीट नॉकडाउन में, यानी कि वो फाइनल डिस्चार्ज में नहीं आएगा, वो किस में आएगा, एनटीआर में। तो जो कंप्लीट बिजनेस यूनिट बाहर से आ रहा है और यहाँ पे आगे उसको प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके सेम एज इट कंडीशन में सेल कर रहे हैं, वो किस में फॉल करेगा, एफटीआर में, यानी कि फाइनल टैक्स रजीम में। अब कुछ हो सकता है उसकी सेल ऐसी हो, 3 लाख की लेट से उसकी सेल ऐसी है जिसके ऊपर जब वो कस्टमर ए को सेल कर रही है और कस्टमर एट द टाइम ऑफ पेमेंट उसका 4% टैक्स विदहेल्ड कर रही है, यानी कस्टमर टैक्स विदहेल्ड कर रहा है उसका। तो ये हो सकता है वो सेल किस में फॉल करे, कस्टमर की। अब बाकी जो 5 लाख की जो सेल है वो किस में फॉल करेगी, एनटीआर में। तो यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो नॉर्मली स्टूडेंट्स को, इवन बहुत से प्रोफेशनल लोग हैं उनको भी ये चीज़ें क्लियर नहीं होती कि अगर कंपटीशन में इस बेसिक चीज़ पे आपने गलती कर दी और उसकी बेस पे आपने रिटर्न फाइल कर दी, तो कुछ देर के बाद एफबीआर की तरफ से आपको नोटिस आएगा कि आपकी रिटर्न की रिकन्सिलेशन या रिटर्न की वर्किंग को प्रेजेंट करें, तो वहाँ पर आपको पकड़ लेगा। तो वो एक तो आप पे ये करेगा कि आपने रिटर्न की वर्किंग सही नहीं की, रिटर्न सही तरह से सबमिट नहीं की, उसके ऊपर आपको पेनल्टी डालेगा, प्लस वो एडिशनल कैलकुलेशन करके टैक्स पेबल निकाल सकता है। तो इसलिए रिटर्न फाइल करने से पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि आपको ये क्लियर होना चाहिए कि हमने रिटर्न की वर्किंग कैसे करनी है। तो ये मैंने जो अभी आपको चीज़ें बता रहा हूँ ये बिल्कुल टू दी पॉइंट है, एज़ पर लॉ है कि 1 मिलियन की सेल थी, उसमें से 2 लाख की उसकी सेल ऐसी थी जो इंपोर्ट की सेल थी और 3 लाख की उसकी सेल ऐसी थी जो कस्टमर ने विदहेल्ड किया। तो एक चीज़ आप अभी याद रखें अभी के लिए, वैसे तो मैं आपको लेटर ऑन लिस्ट शेयर करूँगा और हर कंपनी की हम रिटर्न फाइल करना सीखेंगे कि जो कस्टमर एट द टाइम ऑफ पेमेंट
जो कस्टमर अंडर सेक्शन 153 ट्रेडिंग बिजनेस का टैक्स विदहल्ड करता है, यानी कि ट्रेडिंग कंपनी का टैक्स कस्टमर विदहल्ड कर रहा है, तो वो भी किस में फॉल करेगा, FTR में, फाइनल टैक्स स्कीम। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इसकी ये 2 सेल, यानी कि ये 5 लाख की जो सेल है ये किस में फॉल करेगी, FTR में, और ये सेल कहाँ पे फॉल करेगी, NTR में। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको सही तरह से क्लियर नहीं करेंगे तो आप यहाँ पे डबल टैक्स दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल 4.4% टैक्स यहाँ पे कस्टमर ने विदहल्ड किया हुआ है, हो सकता है आप यहाँ पे इसको 8 लाख पे ले जाए और 8 लाख पे अपना टैक्स कैलकुलेट कर दें, जिसका मतलब कि आप डबल टैक्स दे रहे हैं। ऑलरेडी 4% आपने दे भी दिया है और 8 लाख के ऊपर फिर टैक्स दे देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि छोटी सी वीकनेस से, छोटी से कॉन्सेप्ट से आपकी रिटर्न की सारे का सारा टैक्स भी डबल पे हो सकता है, प्लस रिटर्न की फाइलिंग जो है वो भी फेक हो सकती है, उसके बाद उसके कॉन्सिक्वेंस भी डिफरेंट है। तो इस चीज़ को अभी क्लियर कर लें कि जो ट्रेडिंग बिजनेस है और मैन्युफैक्चरर नहीं है, यानी कि वो चीज़ें यहाँ से लेके उधर सेल कर रही है और सप्लाई ऑफ गुड्स में इन्वॉल्व है, तो उसका जो टैक्स कस्टमर विदहल्ड करते हैं उसके ऊपर जो सेल होगी वो सारी की सारी फाइनल टैक्स में वो भी आएगी। अब इस चीज़ को ज़हन में रख के हम आएंगे प्रैक्टिकल सिनेरियो के ऊपर। वहाँ पे ये है कंपनी है XYZ कंपनी है, फाइनेंशियल ईयर एंडेड जून 30 2018, लेट्स से मैं इसको 18 कर देता हूँ। कंपटीशन ऑफ टैक्सेबल इनकम एंड इनकम टैक्स लायबिलिटी, यहाँ पे अगर आप देखें तो इसकी जो सेल ऑफ आइटम्स अंडर हेड ऑफ 153, यानी कि जो कस्टमर ने टैक्स विदहल्ड किया हुआ है उसकी सेल कितनी है, 2.5 मिलियन। ये कैसी आई, ये अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो ये 1 लाख रुपया कस्टमर ने टैक्स विदहल्ड किया था, ठीक है, यानी कि 1 लाख पूरे साल का, 4% के आपको चलान कस्टमर, यानी कि 1 लाख जो टैक्स था कस्टमर ने विदहल्ड करके आपके ब्याह पे डिपॉजिट करवाया और आपने उससे चलान लिए, तो ये 4% की अमाउंट थी। इसको मैंने 4 से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई कर दिया इसको 100 से, तो ये मेरे पास 25 लाख की अमाउंट आ गई। यानी कि 25 लाख के ऊपर 25 लाख की अगर आपने कस्टमर को सेल की होगी तो उसने 4% जो विदहल्ड किया तो उसकी अमाउंट बनी 1 लाख रुपया। तो ये मेरी सेल कितनी आ गई, 25 लाख रुपया। उसके बाद मेरी जो इंपोर्ट की सेल थी वो मैं अज्यूम करता हूँ कि हमने अपनी वर्किंग की, ये आपने तो एक्चुअल डाटा लेना है जो आपने सॉफ्टवेयर से निकालना है, ये ड्यूरिंग दी जो मूवमेंट हुई होगी वो आपने निकालनी है कि आपकी टोटल सेल थी। यहाँ पे मैं बात करूँ तो टोटल सेल थी 10 मिलियन, उसमें से 25 लाख की कस्टमर ने विदहल्ड किया, वो आपने रिवर्स बैक कैलकुलेट बैक किया कि जितना टैक्स विदहल्ड हुआ है उसको ग्रॉसअप किया, यानी कि 1 लाख टैक्स विदहल्ड हुआ, उसको डिवाइड बाय 4 किया और मल्टीप्लाई 100 से किया, तो 25 लाख के ऊपर 1 लाख टैक्स विदहल्ड हुआ, तो सेल मेरी कितनी हुई, 25 लाख। तो इंपोर्ट की सेल मैं अज्यूम करता हूँ कि ये 2 लाख है, 20 लाख है, 2 मिलियन है, तो ये हमने एक्चुअल डाटा लेना है। उसके बाद ये फिगर आएगी, लोकल सेल क्या आएगी, ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी कि मेरी टोटल सेल 10 मिलियन है, उसमें से 25 लाख कस्टमर ने विदहल्ड किया हुआ है और 2 मिलियन इंपोर्ट की सेल है, तो मेरी टोटल फिगर आ गई और जो नॉर्मल सेल आ गई वो 5.5 आ गया, यानी कि 10 मिलियन टोटल सेल हो। उसके बाद अब आते हैं फाइनल जो टैक्स है, यानी कि टोटल सेल ये थी, उसमें से 2 मिलियन जो सेल थी वो क्या है, फाइनल टैक्स, यानी कि हमने फाइनल में इसको ले गया। फाइनल में इसको मैं कैसे ले गया, ये जो अमाउंट थी 2 मिलियन की मैंने यहाँ पे लेके आ गया। उसके बाद मैंने इसको अमाउंट को सेग्रीगेट कर दिया। उसके बाद जो कस्टमर ने टैक्स विदहल्ड किया हुआ था उसको मैंने सेपरेट कर दिया। अब आ गया मेरा नॉर्मल टैक्स, यानी कि 5.5 मिलियन मेरा नॉर्मल टैक्स है। नॉर्मल में सेल आ गई 5.5 मिलियन। उसके बाद स्टॉक पे ऊपर आया, मेरा टोटल स्टॉक था, ओपनिंग स्टॉक था 8 लाख का, 4.6 मिलियन की मैंने परचेज की। ये सारा एक्चुअल इन्फॉर्मेशन, सारा एक्चुअल आपने डाटा सॉफ्टवेयर से या जो भी आपने ड्यूरिंग द ईयर मूवमेंट बनाई होगी वहाँ से मैं चीज़ें सारी उठा रहा हूँ, यानी कि हम कंप्यूटेशन कर रहे हैं, तो इसमें हमने सारी चीज़ें ड्यूरिंग द ईयर जो मूवमेंट है वो बड़ी लेनी है। क्लोजिंग स्टॉक मेरा 3 लाख आ गया, तो इसमें जो इंपोर्ट का स्टॉक है इस 8 लाख का जो अब सेग्रीगेट करने लगा हूँ कि 3 लाख इंपोर्ट का है, 5 लाख नॉर्मल का है। अब यहाँ पे मैंने ये स्टॉक क्यों नहीं लिया, क्योंकि अब 153 में तो जो सेल थी वो नॉर्मल सेल, मैंने सेल की तो कस्टमर ने विदहल्ड कर लिया। मुझे नहीं पता कि कस्टमर जो टैक्स विदहल्ड किया है उसमें कितना स्टॉक उसका ओपनिंग था, क्योंकि ये तो एक यानी कि ये वो लिमिटेशन है जिसको हम अब कभी भी असेस नहीं कर सकते। तो हमने इसको एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ टैक्स जिसमें हमने कंपटीशन करनी है, हमने उसके अकॉर्डिंगली इसको यहाँ पे इसका ओपनिंग स्टॉक नहीं शो किया। परचेज इसकी 1.1 थी 148 की ये, और उसके बाद अब ये जो परचेज है ये एक्चुअल आपने लेनी है। एक्चुअल परचेज हमने कहाँ से लेनी है कि हमने जो आप इनमें ड्यूरिंग द ईयर मूवमेंट ड्यूरिंग द ईयर जो इंपोर्ट डिपार्टमेंट यानी कि इंपोर्ट हमने की चीज़ें ये सारी वो एक्चुअल हैं। हमने सेल टैक्स में भी सीखा था कि नेक्जर बी जो इंपोर्ट का है जो वहाँ पे हम लोड करेंगे तो वहाँ पे जो परचेज आ रही होगी वो हमने यहाँ पे शो करनी है। ये चीज़ ध्यान में रख लें कि वो टैक्स को रिकंसाइल करेगा कि जहाँ पे जो चीज़ें हम शो करेंगे और जो चीज़ें हम सेल टैक्स रिटर्न में स्टॉक में और परचेज में दिखा रहे हैं दोनों चीज़ें मैच होनी चाहिए। आई होप कि ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्योंकि हमने सेल टैक्स में बड़ी डिटेल से चीज़ें ये सीखी थी, नेक्जर ए को, नेक्जर बी, नेक्जर आई, नेक्जर सी,
नेक्जर एफ नेक्जर जे, हर चीज़ें हमने डिटेल से सीखी थी कि उसको कैसे फाइल करना है। इसलिए मैं वहाँ पे ये बार बार एम्फेसाइज आपको कर रहा था, एम्फेसाइज कर रहा था कि ये जो चीज़ें हैं ये आपसे ज़्यादा क्लियर यहाँ पे करें तो एट द एंड जाके आप रिटर्न को, क्योंकि रिटर्न जब हमने एनुअल फाइल करनी है तो हमने बेस डॉक्यूमेंट हमारा मंथली है, जो मंथली सेल टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं वो उसको बेस बना के हमने एनुअल कैलकुलेशन करनी। मैं फॉर एग्जांपल मैं ज्यूम करता हूँ ये 10 मिलियन की जो फिगर है ये 12 माह की जो रिटर्न है मैंने वहाँ से उठाई है। उसके बाद मैंने देखा कि इस 10 मिलियन में से कौन कौन सी सेल मेरी इंपोर्ट थी, कौन कौन सी कस्टमर ने विदाइल की हुई थी, सेम विजिट मैंने परचेज उठाई। तो अब मैंने इसको सेग्रीगेट कर लिया, 3 लाख ओपनिंग स्टॉक इसका था और लोकल का 5 लाख था, और इसकी जो परचेज, अच्छा इसकी अब जो ये जो कंजम्पशन परचेज है ये तो आ जाएगी एक्चुअल रिटर्न के ऊपर से। अब ये कंजम्पशन है ये हम कैसे निकालेंगे कि टोटल जो परचेज आ रही है, कंजम्पशन आ रही है जो यानी कि टोटल उसका 5.1, टोटल जो परचेज आ रही है कंजम्पशन 5.1 मिलियन प्लस माइनस में कर दूंगा 1.4 यानी कि जो इंपोर्ट से रिलेटेड है उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा कि कितने परसेंट है फाइनल टैक्स। तो फाइनल टैक्स कितने परसेंट बनता है 31.5, यानी कि ये टोटल अमाउंट आ गई। इसको मैंने इस अमाउंट को ले लिया, यानी कि टोटल अमाउंट का अगर आप यहाँ पे देखें तो मैंने नॉर्मल जो अमाउंट थी उसका कितने परसेंट था 153, तो ये कितने परसेंट बनता है, ये बनता है 31.25%। तो मैंने उसका पोर्शन ले लिया कि टोटल अमाउंट इतनी थी, उसमें से 148 की सेल ये वाली है, इसका 25% मैंने ले लिया कि जो कस्टमर से रिलेटेड है। तो बाकी मेरी सारी की सारी किस में आ गई परचेज, नॉर्मल में आ गई परचेज। इस तरह मेरा स्टॉक आ गया। ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग वाली हैं, क्लियर करने वाली है। इसको आप क्लास के बाद अगर आप देखेंगे उसमें कोई क्वेश्चन होंगे तो फिर हम डिस्कस करेंगे। मीन वाइल हो सकता है अभी आपको कुछ चीज़ें क्लियर ना हो, लेकिन एट द एंड जाकर रिटर्न के एंड पे जाके ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। अभी आपने कॉन्सेप्ट ये रखना है कि टोटल सेल को हमने सेग्रीगेट किया, ट्रेडिंग कंपनी का हम रिटर्न फाइल करने लगे हैं जो कि फाइनल टैक्स भी हो सकता है और एनटीआर भी हो सकता है। फाइनल टैक्स में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, जो इम्पोर्ट सेल है और कस्टमर ने टैक्स विदड्रॉल किया और एनटीआर में कौन सी चीज़ें आएंगी जो नॉर्मल कंप्यूटेशन में आएंगी। उसके बाद हम नीचे आए, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, कैलकुलेट होगा 4.9 मिलियन। तो इसके अकॉर्डिंगली हमने परसेंटेज ले लिए। कॉन्सेप्ट आप ये रखें कि जो सेल जितने परसेंट फाइनल में है उतने परसेंट हमने उसकी सारी चीज़ें लहदा कर दी, यानी कि हम प्रोपोर्शनेट कर रहे हैं टोटल परचेज को। अब नीचे एक्सपेंस को भी हम इस तरह प्रोपोर्शनेट करेंगे। अब आ गया टोटल एक्सपेंस। टोटल एक्सपेंस है 2.9 मिलियन के। इसकी जो कंप्यूटेशन में वर्किंग आपने करनी है इस तरह की डिटेल बनी होगी। यहाँ पे एडमिन एक्सपेंस आ जाएंगे। उसके बाद अच्छा ये जो काउंट्स हैं, ये मेरी जो सेपरेट वीडियो है उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि हाउ टू मेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये असल में ऑडिटर जो काउंट्स होते हैं वहाँ से इंफॉर्मेशन उठाई जाती है। सबसे पहले काउंट्स ऑडिटर साइन करता है। ऑडिटर जो काउंट साइन कर देता है उसके बाद उसके ऊपर उसकी बेस पे टैक्स कंप्यूटेशन लायबिलिटी कैलकुलेट की जाती है, यानी कि सारे चीज़ें ऑडिटर काउंट्स देते हैं। ये मेरी एक सेपरेट जो कोर्स है कि हाउ टू मेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें चीज़ें सारी कवर्ड है। लेकिन अभी के लिए आपने याद ये रखना है कि ये जो ऑडिटर काउंट साइन करता है उसकी बेस पे हमने जो डाटा वहाँ पे आ रहा होता है उसको यहाँ पे लेके आना है। तो मैं ज्यूम करता हूँ कि ये आपको चीज़ें क्लियर हैं। हमने ऑडिटर काउंट से चीज़ें उठा के यहाँ पे सारे एक्सपेंस लिखे। तो टोटल एक्सपेंस आ गया 2.9 मिलियन के, जिसमें एडमिन और मार्केटिंग आ गया। तो मैंने ये अकॉर्डिंगली उसकी परसेंटेज, ये परसेंटेज आ रही है। ये परसेंटेज हमने कैसे कैलकुलेट की कि 2 मिलियन को डिवाइड किया टोटल सेल से, तो 20% इंपोर्ट की सेल है। तो मैंने उसके अकॉर्डिंगली सारे खर्चे प्रोपोर्शनेट कर दिए। तो ये सारी ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर तो हम फाइनल टैक्स दे चुके हैं। अगर हम प्रोपोर्शनेट नहीं करेंगे तो हमारी ये जो फिगर है ये ठीक नहीं आएगी। ये या तो लॉस आ जाएगा या प्रॉफिट आ जाएगा। यानी कि हमने एनटीआर के ऊपर अब टैक्स देना है। इसके ऊपर तो हम ऑलरेडी टैक्स दे चुके हैं, फाइनल टैक्स कस्टमर ने विदड्रॉल कर दिया है, इंपोर्ट पे हम दे चुके हैं, इसके ऊपर हमने टैक्स देना है। तो ये फिगर हम कम कर रहे हैं। अगर हम प्रोपोर्शनेट के अकॉर्डिंगली इसको डिवाइड नहीं करेंगे तो ये फिगर ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से लॉस आएगा। और गवर्नमेंट हमें कहेगी कि भाई आपकी 2 तरह की सेल थी, फाइनल और एनटीआर की, लेकिन आपने इसको सही तरह से प्रोपोर्शनेट नहीं किया। ये एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन एपीआर जो लॉ है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, उसके मुताबिक हम सारी चीज़ें कर रहे हैं। उसके बाद आ गया फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट में भी सेम एज इट इज़ मैंने प्रोपोर्शनेट कर दिया। उसके बाद इनकम आ गई। अब इनकम जो है ये प्रोपोर्शनेट नहीं होगी। अदर इनकम कौन सी है, बैंकिंग इनकम भी हो सकती है, प्रॉफिट के ऊपर भी हो सकती है, कोई डिस्पोजल इनकम भी हो सकती है, कोई चीज़ आपने स्क्रैप सेल की वो भी। ये सारी अब ये इनकम चूँकि सारी आपकी रिलेटेड थी एनटीआर नॉर्मल बिजनेस से रिलेटेड है, इसलिए हम सारी की सारी यहाँ पे नॉर्मल बिजनेस में लेंगे। अब ये प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एज पर अकाउंट्स। जो अकाउंट्स के मुताबिक प्रॉफिट था वो ये प्रॉफिट आ गया। टोटल टैक्स था 1.9 मिलियन का। इसको मैं अगर सबको टोटल करूँ तो 1.924 मिलियन टोटल आ गया। अब यहाँ पे जो इंपोर्ट वाला बिजनेस है ये लॉस, ये शो कर रहा है कि जिसमें इंपोर्ट की जो सेल थी उसमें आपका नेट लॉस है, लेकिन जो कस्टमर टैक्स विदड्रॉल किया उसमें भी प्रॉफिट और एनटीआर में भी प्रॉफिट है। अब ये आ गया प्रॉफिट। उसके बाद हम आते हैं कि कंप्यूटेशन के अंदर, जिस तरह हमने यूके टैक्सेशन में जो सीसीए के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने देखा था कि अलाउेबल और डिसअलाउबल एक्सपेंस हम लैदा करते हैं, तो सेम एज इट इज़ हमने यहाँ पे भी ये कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है कि टैक्स में जो पाकिस्तान टैक्सेशन में
इनडिविजिबल और डिविजिबल एक्सपेंस हैं, उसको हमने माइनस करना है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है इनडिविजिबल और डिविजिबल का। तो इनडिविजिबल में क्या चीज़ें हैं कि हमने कुछ चीज़ें ऐसी डिस्कस की थी कि फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन है जो हम अकाउंट्स में तो माइनस करते हैं, लेकिन टैक्स वाले उसको अलाउ नहीं करते। सेम ही चीज़ मोटाइजेशन है, वो अकाउंट्स में तो हम अलाउ है लेकिन टैक्स में हो सकता है अलाउ ना हो। काउंटिंग लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, जो हम एसेट डिस्पोज ऑफ करते हैं उसके ऊपर जो लॉस आता है या गेन आता है तो वो टैक्स अकाउंट्स का होता है। काउंटिंग है तो टैक्स वाले इसको अलाउ नहीं करते क्योंकि टैक्स की अपनी डेप्रिसिएशन है। इसी तरह प्रोविजन फॉर ग्रेजुटी है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है। ये कुछ चीज़ें वो वाली हैं जो नॉन कैश आइटम्स हैं, जो कि नॉन कैश आइटम्स है और अकाउंट से रिलेटेड है, मैनेजमेंट अकाउंट से रिलेटेड है, लेकिन टैक्स वाले उसको अलाउ नहीं करते। तो ये सारी चीज़ें हमने क्या की यहाँ पे ऐड बैक कर दी। तो ये सारी चीज़ें 3,34,326 रुपये या कहाँ से चीज़ें आई, ये सारी वो चीज़ें जो हमने यहाँ से एक्सपेंस लिखे थे वहीं से ये चीज़ें मैंने उठा के वहाँ पे यहाँ पे दोबारा ऐड बैक कर दी। यानी कि ऊपर एक्सपेंस से हमने यहाँ से माइनस किया हुआ है लेकिन नीचे हमने उसको ऐड बैक कर दिया। अब वो एक्सपेंस जो हमें टैक्स वाले अलाउ करते हैं कि ये आप माइनस कर लें, जिस तरह हमने सेक्शन 149 में पढ़ा था कि हमें मेडिकल एग्जम्पशन मिलती है 10% की। तो ये सारी वो चीज़ें थी जो हमने। अच्छा, अब हम आते हैं एडमिजिबल डिडक्शंस के ऊपर। टैक्स डेप्रिसिएशन हमने माइनस की। टैक्स डेप्रिसिएशन का अलग से स्केड्यूल बनता है। तो टैक्स डेप्रिसिएशन में क्या होता है कि जो काउंटिंग रेट है, फॉर एग्जांपल काउंटिंग रेट है फर्नीचर और फिक्चर के ऊपर 10% है लेकिन टैक्स में 15% कहता है। यानी कि डिफरेंस ऑफ अकाउंटिंग रेट है, उसकी वजह से टैक्स डेप्रिसिएशन ज़्यादा होती है। बाज़ आइटम फिक्स एसेट के ऊपर ज़्यादा है और बाज़ के ऊपर कम है। तो यहाँ पे WDV रिटन डाउन वैल्यू जो थी वो 1 लाख है। अब ये मैं यहाँ पे मैं करता हूँ कि जो पिछले साल यानी कि 1 जुलाई के ऊपर ये वैल्यू थी और जो क्लोजिंग वैल्यू है 30/18 के ऊपर वो ये वैल्यू थी। तो 1 लाख फर्नीचर की वैल्यू थी, उसके ऊपर 15% डेप्रिशिएट हो रहा है। तो ये सारी अमाउंट, अब ये जो डेप्रिसिएशन है टैक्स वालों ने अपने रेट जो उन्होंने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंगली हमने ये डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की। काउंटिंग की डेप्रिसिएशन का रेट डिफरेंट होता है और टैक्स की डेप्रिसिएशन का रेट डिफरेंट होता है। तो हमने क्या किया, ऊपर काउंटिंग डेप्रिसिएशन ऐड कर दी और टैक्स डेप्रिसिएशन ये 2,28,000 हमने जो कैलकुलेट की है, जिसमें फर्नीचर है, फिक्चर है, व्हीकल, ऑफिस इक्विपमेंट है और कंप्यूटर्स है, तो ये हमने वहाँ से माइनस कर दी। अब आते हैं टैक्स मोटाइजेशन। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो टैक्स वाले भी अलाउ करते हैं और अकाउंटिंग वाले भी अलाउ करते हैं। हो सकता है छोटी मोटी मोटाइजेशन हो, अमाउंट छोटी है तो ये किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर मोटाइजेशन हो, ये टैक्स वाले भी हमें अलाउ करते हैं, इसलिए हमने वही अमाउंट लिखी जो ऊपर हमने यहाँ जो एड बैक की है वही हमने यहाँ से माइनस कर दी। अब टैक्स लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट, अकाउंटिंग के मुताबिक जो लॉस था वो 2,15,000 रुपये का था, लेकिन टैक्स के मुताबिक जो लॉस बनता है वो 5,86,000 का बनता है। तो इसको हम देखते हैं कैसे कि एक हमने क्या किया कि कंप्यूटर डिस्पोज ऑफ किया, उसकी 45,000 वैल्यू थी टोटल, और जब 2017 में आके 16 में आके यानी कि जुलाई 2017 के एंड पे जाके हमने उसको डिस्पोज ऑफ किया। तो जुलाई 2017 के स्टार्ट में 30 जून 2016 तक डिस्पोज ऑफ जो किया तो उसकी वैल्यू रिटर्न डाउन थी 18,074। तो रिटर्न डाउन वैल्यू थी उसकी 18,074, यानी कि जो WDV नेट बुक वैल्यू जिसको हम बोलते हैं वो ये वैल्यू थी। डिस्पोजल हमने किया 37,818 रुपये पे, कि हमें गेन आ गया 19,743 रुपये का। ऑफिस इक्विपमेंट जो की वैल्यू थी वो 50,000 थी और जो दूसरा जो ऑफिस इक्विपमेंट थी उसकी वैल्यू थी 9,88,000 रुपया। तो हमें जो सबको कंबाइन करने के बाद जो टोटल अमाउंट आई, रिटर्न डाउन वैल्यू तीनों को जमा किया तो ये वैल्यू बनी। सेल प्रोसीड ये हुई उनकी, और जो गेन ऑन डिस्पोजल आ गया यानी कि वो ये अमाउंट आ गई। तो सबका जो कंबाइन है तो ये आ गया जो टैक्स लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट। ठीक है, अब आ गया ये गेन या लॉस, दोनों चीज़ें इसमें आ सकती हैं। उधर अदर इनकम फॉर सेपरेट कंसिडरेशन, ये जो 45,000 के ऊपर इनकम हमने माइनस की हुई है, इसको हम दोबारा यहाँ से माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम आते हैं कि अब ये जो क्योंकि यहाँ पे हमने ऊपर इस अमाउंट को उसमें से माइनस है तो ये टैक्स वाले भी हमें अलाउ करते हैं, इसलिए हम यहाँ से उसको हमने माइनस कर दिया। तो अब गया नेट टैक्सेबल इनकम फॉर द टैक्स ईयर। तो ये वो अमाउंट आ गई कि इसको हम अगर आप देखें तो मैंने क्या किया कि जो इस प्रॉफिट में से ये माइनस किया, ठीक है, माइनस कर दी अमाउंट, उसके बाद यानी प्लस कर दी, जो एड बैक होने थे उसको प्लस कर लिया और जो टैक्स वाले थे उसको माइनस किया। तो हमारे पास जो नेट प्रॉफिट आया, जो टैक्सीबल प्रॉफिट आया वो कितना है, 1,1028,805। अब इसके ऊपर हमने टैक्स अप्लाई करना है। ठीक है, अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। ये अभी इसको आप ज्यूम करें कि अभी मैं नहीं बताऊंगा, ये हम जब थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वहाँ पे आपको बताऊंगा कि ये जो अलाउंस है ये हम जो कैरी फॉरवर्ड लॉसेज होते हैं उसके अगेंस्ट हमने इसको कैलकुलेट करना होता है। अभी के लिए आप बोल जाए ये रिटर्न से रेलिवेंट इतना ज़्यादा नहीं है, रेलिवेंट जरूर है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। तो इसको मैं बाद में आपको बताऊंगा जब हम फर्दर क्लासेस अगली क्लास में हम देखेंगे तो वहाँ पे आपको मैं डिस्कस करूँगा कि ये क्या चीज़ है। उसके बाद टैक्स ऑन टैक्सीबल
इनकम। अब हमने एडवांस जो टैक्स हमने पढ़ा था उसमें मैंने आपको सिखाया था कि या तो कंपनी जो प्रॉफिट में हो तो उसने प्रॉफिट के ऊपर टैक्स देना है जो कि 30% रेट है, और अगर वो मिनिमम लॉस में है तो उसने 1.25% टैक्स देना है। तो यहाँ पे याद रखें कि जो टैक्सीबल इनकम आएगी उसके ऊपर क्राइटेरिया यूज़ होगा सेम एज इट इज जैसे हमने एडवांस टैक्स में पढ़ा था। यहाँ पे क्राइटेरिया क्या यूज़ होगा, टैक्स ऑन टैक्सीबल इनकम। टैक्सीबल इनकम के ऊपर जो रेट है वो हमने अप्लाई किया तो 3,08,000 रुपये टैक्स बन गया, यानी कि टैक्सीबल इनकम है 1 मिलियन, उसके ऊपर 30% अप्लाई किया तो 3,08,000 रुपये टैक्स बन गया। उसके बाद है अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट टैक्स। गवर्नमेंट ये कहती है कि दूसरा क्राइटेरिया आपने क्या अप्लाई करना है कि जो आपका काउंटिंग प्रॉफिट है, कुछ भी चीज़ें ऐड बैक करने से पहले, लेस करने से पहले जो प्रॉफिट है उसके ऊपर आपने 17% लेना है, ठीक है। तो उसके ऊपर अमाउंट बनती है 2,27,000। फिर गवर्नमेंट ये कहती है कि जी मिनिमम टैक्स आपने लेना है, जो एनटीआर की इनकम है उसके ऊपर आपने 1.25% लेना है, तो वो अमाउंट बनती है 67,750। इन सब में से जो हाई अमाउंट होगी वो आपने गवर्नमेंट को पे करना है। तो इन सब में से मैक्सिमम हाई अमाउंट कौन सी है, 3,08,642 रुपये। यानी कि ये क्राइटेरिया है कि काउंटिंग प्रॉफिट का 17%, टैक्सीबल इनकम का 30%, और यानी कि ये करंट रेट है जो जिस पीरियड का रेट है, ये रेट अगले साल 29% हो जाएगा। तो यह मिनिमम टैक्स क्यों लिया कि हो सकता है हम यहाँ पे लॉस में हो। ये फॉर एग्जाम्पल ये अमाउंट अगर लॉस में होती तो फिर तो काउंटिंग प्रॉफिट ही नहीं तो होना था, या टैक्सीबल प्रॉफिट नहीं होना था, तो इसे फिर मिनिमम टैक्स कौन सा होना था, ये अमाउंट होनी थी, ठीक है। तो इसी तरह अब हम आते हैं कि हमारी टोटल टैक्स लाइबिलिटी एनटीआर की आ गई 3,08,642। ये चीज़ याद रखें कि हमने सिर्फ और सिर्फ अभी एनटीआर की टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट की है। उसके बाद हम आते हैं कि जो एफटीआर की है, अब ये मैंने लिखा हुआ था टोटल टैक्स लाइबिलिटी फॉर टैक्स ईयर, ये ए हायर ऑफ ए बी और सी, ये अमाउंट आ गई। अब हम आते हैं फाइनल के ऊपर कि फाइनल के ऊपर हमने ड्यूरिंग द ईयर कितना टैक्स दे दिया है। तो अब हम आते हैं फाइनल के ऊपर। फाइनल के ऊपर हमने 1,00,000 रुपये कस्टमर ने विदाइल किया हुआ है, 46,000 हमारा जो अब इम्पोर्ट के ऊपर हमने टैक्स दिया हुआ है। तो ये जो टोटल अमाउंट बन गई 1,46,000 रुपये, ठीक है। तो अब ये ज़रूरी नहीं है, अब आपके ज़हन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि 8,39,000 की हमने चीज़ें इम्पोर्ट की हैं, और जो यहाँ पे जो चीज़ें आ रही हैं ना वो आ रही हैं, जो सेल आ रही है वो 2 मिलियन की आ रही है, और जो परचेज़ आ रही है वो 11 लाख की आ रही है। तो इसमें तो सेल टैक्स भी शामिल होता है, सारी चीज़ें शामिल, क्योंकि इसके अंदर हमने सेल टैक्स शामिल नहीं किया, ठीक है। ये 5.5% उसमें तो सेल टैक्स भी सारी, अब जो हमने सेल टैक्स में हमने सीखा था कि इंपोर्ट प्रोडक्ट की कॉस्टिंग कैसे करनी है, तो उसकी कॉस्टिंग हमने सीखी थी, जिसमें मैंने आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दी थी कि क्लियरेंस चार्जेस, कस्टम ड्यूटी, ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद जो प्राइस आती है, कुछ चीज़ें रिफंडेबल है, कुछ चीज़ें रिफंडेबल नहीं होती, तो सारी चीज़ें ऐड करने के बाद जो वैल्यू आती है उसके ऊपर हम इनकम टैक्स अप्लाई करते हैं। तो ये 46,000 वो टैक्स आ गया जो इंपोर्ट के ऊपर हमने पे किया हुआ, यानी कि उसको वर्किंग बैक हमने किया कि जो टैक्स आपने पे किया हुआ है वो 5.5% है, इसको हमने सिंपली रिवर्स बैक कर लिया। ये मैं काम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि गवर्नमेंट ने जब आपको ऑडिट आपने करना है गवर्नमेंट ने, तो उसने रिटर्न आपके सामने रखनी है। तो अगर रिटर्न के अंदर उन्होंने टैक्स देखना है कि 46,000 विदाइल्ड हुआ है, उसी को उन्होंने रिवर्स बैक करके कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि उनको नहीं पता कि आपने रिकॉर्ड कब किया है। उन्होंने ये कहना है कि जुलाई से जून तक आपकी ये इंपोर्ट आई है, उसके ऊपर आपने इनकम टैक्स ये दिया हुआ है, और आपकी ये परचेज बनती है, यानी कि ये चीज़ें आपने इंपोर्ट की हैं, तो उसके ऊपर ये टैक्स बनता है। तो इसीलिए आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं, जो मंथली बेसिस पे आप रिटर्न फाइल करते हैं, उसको सामने रख के आपने एनुअल अकाउंट बनाने हैं, ताकि सब्सिक्वेंट जो नोटिस हैं, जो ऑडिट हैं, जो क्वेरीज हैं, उनसे आप बच सकें, आपको पेनल्टी से आप बच सकें। तो आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी कितनी होगी, 4,54,000, जिनमें से 3,08,000 फाइनल की है, 1 लाख मिनिमम की है, नॉर्मल की है, और 1,46,000 कौन सी है जो फिक्स किया। तो हमारी टोटल टैक्स लायबिलिटी कितनी मांगी, 4,54,000 रुपया, ये हमने पे करना है। अब हम आते हैं कि लेस टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि जो कस्टमर ने विदाइल्ड किया हुआ है, जो बैंक के ऊपर है, कैश विड्रॉल के ऊपर है, जो भी एडवांस टैक्स गाड़ियों के टोकन के ऊपर है, पीटीसीएल कनेक्शन के ऊपर है, इंटरनेट के ऊपर है, जो भी एडवांस टैक्स आपने ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है वो अब हम एडजस्ट करने लगे हैं। ये मैंने आपको बड़ी डिटेल से डिफरेंट सेक्शन में पढ़ाया हुआ है कि हमने कैसे उसको एडजस्ट करना है। तो अब ऑन सप्लाईज सेम यहाँ पे हमने ये टैक्स लायबिलिटी में ऐड किया और यहाँ से माइनस कर दी, यानी कि टोटल टैक्स लायबिलिटी 4,54,000 रुपया, इसमें से 1 लाख तो हमने कस्टमर का दिया हुआ है, और 46,000 मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि ये इंपोर्ट का टैक्स है, ये भी हमने दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमने ये दो टैक्स ऊपर हमने ऐड किए और नीचे हमने सेम एज इट इज माइनस कर दिए, क्योंकि फॉर द कैलकुलेशन साइड, फॉर द फॉर्मेट साइड हमने ये ऐड करना पड़ना था। इसका इनका इम्पैक्ट कोई नहीं है, यानी कि ऊपर ऐड किया और नीचे माइनस कर दिया। अब जो दूसरा टैक्स है 4500 रुपये हमने प्रॉफिट के ऊपर भी दर्ड हुआ है, उसके बाद विड्रॉल कैश विड्रॉल के ऊपर है, व्हीकल के ऊपर है, और ये एडवांस टैक्स जो हम क्वार्टरली हमने सेक्शन 147 में पढ़ा था कि क्वार्टरली हम पे कर रहे हैं, तो हमने अमाउंट पे, तो ये एडवांस टैक्स जो हमने क्वार्टरली पे किया हुआ था उसको हमने यहाँ से टोटल जो अमाउंट पे की हुई थी वो हमसे माइनस कर ली। तो ड्यूरिंग द ईयर जो 2,74,148 का हमने एडवांस टैक्स दिया हुआ था, हमारी टोटल टैक्स लायबिलिटी है 4,54,790, तो उसमें से बैलेंस अमाउंट हमने
गवर्नमेंट को पे कर देनी है। अब एक चीज़ जो यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट थी, वो मैं जो आपको समझाना चाह रहा था कि हमने 147 एडवांस टैक्स में देखा था कि ड्यूरिंग द ईयर आपने ड्यूरिंग द क्वार्टर एडवांस टैक्स पे करना है, वो 90% ऑफ टोटल टैक्स लाइबिलिटी आपने पे करना है। तो अगर आपने उससे कम पे करेंगे तो गवर्नमेंट आपसे सरचार्ज भी लेगी। अब ये जो अमाउंट है ये 90% नहीं बनती, ये अमाउंट तो बनती है, इसको मैं अगर डिवाइड करूँ तो ये अमाउंट ये बनती है, यानी कि ये 59% बनती है। इसका मतलब क्या है कि ये जो अमाउंट है ये अगर मैं इसका जो मैक्सिमम आप ले सकते थे वो इतनी अमाउंट ड्यूरिंग द क्वार्टर पे होनी चाहिए थी, यानी कि इसका मैं अगर अमाउंट लूँ तो ये 0.9% इतनी अमाउंट ड्यूरिंग द क्वार्टर पे होनी चाहिए थी, 2,77,777 रुपये। अब मैंने चूंकि इससे कम पे की है तो गवर्नमेंट ने ये टैक्स तो मेरे से लेना ही लेना है, गवर्नमेंट प्लस इसके ऊपर सरचार्ज भी लेगी, प्रीमियम भी लेगी, यानी कि जो 23,000 रुपया, यानी कि ये अभी तो आप पे कर देंगे 1,80,642, लेकिन कुछ देर के बाद वो आपका ऑडिट करेगा, आपको देखेगा, असेस करेगा, उसके बाद आपसे ये पैसे भी ले लेगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी कि ड्यूरिंग द क्वार्टर जो आप ये टैक्स पे कर रहे हैं ये 90% ऑफ द टोटल टैक्स लाइबिलिटी होना चाहिए, यानी कि इस अमाउंट का 90% तक या इससे ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन मैंने कम पे किया हुआ है तो मैं अब इसके ऊपर सरचार्ज भी दूंगा। लेकिन अभी आप जमा नहीं करवाएंगे, मतलब अभी गवर्नमेंट आपसे ले सकती है, अभी आप जमा नहीं करवाएंगे। फॉर एग्जांपल अभी आप 1,80,642 रुपया जमा करवा के रिटर्न सबमिट कर देते हैं, आपका केस 1 साल के बाद सिलेक्ट होता है तो वो आपसे 365 डेज का 1 अप्रैल 2017 से लेके, यानी कि लास्ट क्वार्टर की फर्स्ट डेट से लेके जब वो केस पकड़ेगा तब तक वो नंबर ऑफ डेज काउंट करेगा। यानी कि अगर 1 साल के बाद वो पकड़ता है तो 1 साल प्लस 1 अप्रैल से 30 जून तक, यानी कि लास्ट क्वार्टर हम काउंट्स कौन से फाइनल कर रहे हैं 30 जून 2018 के, तो इसका लास्ट क्वार्टर कहाँ से स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2018 से और 30 जून 2018 तक। तो यहाँ से 1 अप्रैल से लेकर जिस दिन वो पकड़ेगा तब तक वो नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करेगा, उसके ऊपर आपसे सरचार्ज लेगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको आपने याद रखना है। ये मैं इसलिए आपको सिखा रहा हूँ कि एडवांस टैक्स पे करते हुए ये चीज़ें आपने ध्यान से रखनी है, क्योंकि उसके कॉन्सिक्वेंस बहुत दूर तक है। तो ये सारी केयरफुली आपने उस टाइम कैलकुलेशन करनी है। तो आज की क्लास में हमने जो चीज़ें सीखी हैं वो ये सीखी हैं कि कंपनी ने जब अपनी ट्रेडिंग बिजनेस से अपनी रिटर्न फाइल करनी है, सिर्फ अभी हम ट्रेडिंग बिजनेस के ऊपर गए हैं, मैन्युफैक्चर के ऊपर नहीं गए। मैन्युफैक्चर में इतना डिफरेंस नहीं है, मैन्युफैक्चर में ये 2 चीज़ें नहीं आएंगी, ये चीज़ें एनटीआर में आ जाएंगी, सिर्फ और सिर्फ एनटीआर, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस उसकी सारी की सारी सेल एनटीआर में फॉल करेगी। तो अभी लेकिन मीनवाइल अभी तक जो भी चीज़ हम डिस्कस करें लेटर में मैं आपको कराऊंगा वो सारी चीज़ें, लेकिन अभी हम जो डिस्कस आज की क्लास में हमने डिस्कस किया है, लास्ट क्लास में हमने सेल इंडिविजुअल डिस्कस किया था, आज क्लास में हमने देखा कि ट्रेडिंग बिजनेस है वो फाइनल टैक्स रजीम और इंपोर्ट और एनटीआर के जो उसका बिजनेस, क्योंकि ये नॉर्मल प्रैक्टिस है, कंपनी ट्रेडर बिजनेस है, उसने कुछ कस्टमर ने टैक्स विदायल भी करना है, उसने इंपोर्ट भी करनी है, उसकी नॉर्मल सेल भी है। तो हमने ये सारे सिनेरियो देख लिए हैं। रिटर्न फाइल करने से पहले ये रजीम क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। मैं दोबारा आपको चीज़ें मैंने क्लास के स्टार्ट में भी बताई थी, अभी फिर बता रहा हूँ कि रिटर्न फाइल करने से पहले ये रजीम क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये रजीम अच्छी तरह से क्लियर नहीं करेंगे तो जो इसकी कंपटीशन ठीक नहीं होगी, इसकी कंपटीशन ठीक नहीं होगी तो वो उसको आपकी ऑर्डर में सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि जब भी ऑर्डर में चीज़ें सेलेक्ट होती हैं तो उसकी रीज़न बेसिक जो पैरामीटर्स हैं वो ये हैं कि रिटर्न की कंपटीशन, लेट फाइलिंग और अब नॉर्मल कोई सिचुएशन इस तरह की आ गई, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट बहुत कम हो गया है, ग्रॉस लॉस बहुत आ गया है, इस तरह की नॉर्मल सिचुएशन। तो ये भी एक नॉर्मल सिचुएशन है, नॉर्मल सिचुएशन है कि रिटर्न अगर कैलकुलेट करनी थी, फॉर एग्जांपल आप सारी की सारी 153 पे कर देते या सारी की सारी एनटीआर में ले जाते तो ये कंपटीशन उसकी ठीक नहीं थी, यानी कि आपकी प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी के साथ मैच नहीं कर रही थी। आपकी प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी में कस्टमर को सेल है वो टैक्स भी विदायल करता है, आप इंपोर्ट भी करते हैं और आप जनरल पब्लिक में भी सेल करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। फिर हमने देखी सारी चीज़ें कि हमने जो प्रो डेटा बेसिस पे सारी जितनी परसेंटेज इंपोर्ट की थी, फाइनल टैक्स की थी, वो सारे माइनस करते रहे। फिर हमने खर्चे जो थे वो प्रो डेटा बेसिस पे माइनस किए। उसके बाद हमने जो प्रॉफिट आया उसमें ऐड बैक किए, एडमिजिबल एक्सपेंस, इनएडमिजिबल, फिर एडमिजिबल माइनस किए। फिर सारी चीज़ें सब चीज़ें करने के बाद हमने टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट की, और टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने के बाद हमने दोबारा एक कॉन्सेप्ट रिवाइज किया कि सेक्शन 147 में हमने पढ़ा था कि टोटल टैक्स लायबिलिटी का 90% तक पे करना है। अगर आप उससे कम पे करेंगे तो वो आपने वो जो टैक्स है वो तो देना ही देना है, प्लस आप सरचार्ज भी देंगे। तो अगली क्लास में हम जो सीखेंगे वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के ऊपर आएंगे, फिर हम बिजनेस इंडिविजुअल, फिर एओपी पे आएंगे। बल्कि इसके बाद जो अगली क्लास है हम ये देखेंगे कि आईआरएस के ऊपर ये सारी चीज़ें हमने कंपटीशन जो की है, फिर आईआरएस के ऊपर हमने जाके इसको फाइल कैसे करना है, ऑनलाइन फाइल कैसे करना है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा कि हाउ टू फाइल द ऑनलाइन रिटर्न ऑफ कंपनी ट्रेडिंग बिजनेस इन द एफबीआर सिस्टम और द आईआरएस। अगर आपने प्रॉपर क्लासेस लेनी है तो मुझे इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं फॉर फर्दर डिटेल। थैंक यू वेरी मच।